गुड इवनिंग बच्चों। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर बेटा इसको सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया था क्योंकि कोविड की वजह से, बट इस बार ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हम लोगों ने आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा उसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर, है ना बेटा? इस टॉपिक का नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। मैं आप लोगों को बता दूं, इसे आई से डिनोट किया जाता है। इसको समझने से पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। देखो आपको मालूम है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना? बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो किस पर डिपेंड करते हैं बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। नॉट डिपेंड on the nature of particle, not depend on nature of solute particle। मैं कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सी बता दूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजेस, बेटा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगी। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजेस देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज। समझ गए? ये चीज आपको सबसे पहले समझनी है। तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। सीपी का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर किस पर डिपेंड नहीं करती? नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करते हैं बच्चों, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करते हैं तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसे आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हो, इसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड। अभी बता रहा हूं, एक इसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल, इतने सब नाम है इसके, या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? एक होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड, एक्सपेरिमेंटल, एबनॉर्मल। बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी को कहाँ मेजर किया जाता है? मेजर्ड इन लैब, है ना? एक्सपेरिमेंटली लैब में मेजर किया जाता है, इसे एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड इन लैब, लैब में मेजर किया जाता है। तो ये होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल। एक और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं सीपी थ्योरेटिकल, जो आप फॉर्मूले से निकालते आए ना अभी तक। सीपी थ्योरेटिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल, सही है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल, ये कहा जाता है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दो तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक जो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं लैब में, जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं लैब में, उसको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। आप बोलेंगे ये सब चीजें सर क्यों बता रहे हैं आप, है ना? आप ये बोलेंगे सर ये चीजें आप क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो मैं आपको समझा रहा हूं। होता क्या है, अभी तक आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पढ़े थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पढ़े थे। अभी तक आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पार्टिकल्स पढ़े थे, मतलब जो ना तो एसोसिएट होते थे ना डिसोसिएट होते थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े थे जिन्हें सॉल्यूशन में डालने पर ना तो वो जुड़ते थे ना टूटते थे, ना टूटते फूटते नहीं थे, वो टूटते थे ना जुड़ते थे। जैसे मान लो अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज
ग्लूकोज लूं, 1 मोल ग्लूकोज को अगर मैं डिसॉल्व करूं तो सॉल्यूशन में जाने के बाद, सॉल्वेंट में जाने के बाद भी वो 1 ही मोल रहेंगे, 1 ही मोल रहेगा सॉल्यूशन के अंदर भी। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो नाइदर अंडरगो एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। जब वो जितने मोल आपने मिलाए थे उतने ही मोल सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, तो ना तो उनमें एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ। जब एसोसिएशन नहीं हुआ, डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो जितने मोल आपने सोचे थे उतने ही मोल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। भाई अगर आपने 1 मोल ग्लूकोज को डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन में जाने के बावजूद भी तो 1 ही मोल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हुए। जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हुए मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं आज का टॉपिक समझने वाला है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हुए तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, जो आपने एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली है और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने थ्योरेटिकली निकाली है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? जितने मोल आपने 1 मोल मान के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली थ्योरेटिकल, और जब आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला तो भी सॉल्यूशन में 1 ही मोल था। कहने का मतलब ये है कि इस केस में थ्योरेटिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट जो आ रहा था एक्सपेरिमेंटली भी उतना ही आ रहा है। इन केसेस को बोला जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी मैं लैंग्वेज लिखाऊंगा, पहले इनको समझो। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑब्जर्व्ड और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है थ्योरेटिकल। सही है? आपने ग्लूकोज का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल का रिजल्ट 1 मोल मान के निकाला, सॉल्यूशन में जाने के बावजूद भी ग्लूकोज का 1 ही मोल रहा, तो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं है। तो अगर मैं बात ये समझाना ये चाह रहा हूं, जितने पार्टिकल पहले थे और उतने ही पार्टिकल अगर बाद में रहेंगे तो फिर कहने का मतलब उस केस में एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं आएगा। भाई आप समझो मेरी बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज कब आता है? जब बताओ मुझे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज नहीं हो रहे ना, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या समझा दूं? मतलब जो सॉल्यूट डिसोसिएशन मतलब टूटते नहीं है सॉल्यूशन में जाने के बाद, या एसोसिएशन नहीं करते मतलब जुड़ते नहीं है सॉल्यूशन में जाने के बाद। दिख रहा है आपको? जो सॉल्यूट डिसोसिएशन नहीं करते, एसोसिएशन नहीं करते, मतलब उनके केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट चेंज्ड। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल नॉट चेंज्ड, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज्ड नहीं होंगे तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड है या फिर मेजर्ड है, जिसे हम लैब में निकालते हैं, वो बराबर होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकली। भाई आपने ग्लूकोज का 1 मोल मिलाया, पानी में सॉल्यूशन में जाने के बावजूद भी ग्लूकोज का 1 ही मोल रहा, तो जितने पार्टिकल पहले थे उतने ही पार्टिकल बाद में है, तो इन केसेस को बोला जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये वो सॉल्यूट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ऐसे सॉल्यूट जो ना तो टूटते फूटते हैं, ना एसोसिएशन करते हैं, ना डिसोसिएशन। अभी तक आप यही तो पढ़ते आए हो, आप यूरिया पढ़ते आए हो। यूरिया में अगर आपने 1 मोल मिलाया तो सॉल्यूशन में जाने के बावजूद भी 1 ही मोल रहेगा। आपने ग्लूकोज में भी आपने 1 मोल मिलाया तो 1 ही मोल रहेगा। यूरिया ले लिया, सुक्रोज शुगर, उसमें भी आपने 1 ही मोल मिलाया, 1 ही रहेगा। आपने नेप्थलीन 1 ही मोल मिलाया, 1 ही मोल रहेगा। कहने का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, नो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल। अभी भी आपके समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। अभी तक आप इन सॉल्यूट के केसेस पढ़ते आए हो, ये सॉल्यूट जितने आपने लिए थे उतने ही सॉल्यूशन में हैं। कहने का मतलब है अगर आप 1 मोल ग्लूकोज को लेते हो और डिसॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन में जाने के बावजूद भी ग्लूकोज का 1 ही मोल रहेगा। 1 मोल ग्लूकोज लिया था और 1 ही मोल ग्लूकोज रहेगा किसमें? सॉल्यूशन में। तो इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल कहां चेंज हुए? जितने मोल मिलाए थे उतने ही मोल रहे, ना तो ये जुड़े ना टूटे।
ना ये एसोसिएट हुए ना डिसोसिएट हुए, तो ये वो सारे सॉल्यूट हैं नाइदर अंडरगो एसोसिएशन, नाइदर अंडरगो एसोसिएशन, नाइदर अंडरगो एसोसिएशन नॉर अंडरगो डिसोसिएशन। ये वो सॉल्यूट हैं जो ना तो एसोसिएशन करते हैं ना डिसोसिएशन करते हैं। ना एसोसिएशन करते हैं ना डिसोसिएशन करते हैं। तो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये बात तो समझ में आ गई। एक एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और एक थ्योरेटिकल होती है। आपने एक मोल ग्लूकोज मिला के एक प्रॉपर्टी निकाली, वो कहलाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। एक एक्सपेरिमेंटली आपने मेजर करके निकाली, वो कहलाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब। ग्लूकोज के केस में, यूरिया के केस में, सुक्रोज के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल में कोई अंतर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता बताओ मुझे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल में क्यों कोई अंतर नहीं होता, क्यों नहीं अंतर होता ये बताओ। इसलिए अंतर नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होते, नो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल। अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज क्यों नहीं होते, क्योंकि वो ना तो सॉल्यूट एसोसिएशन करते हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद, ना डिसोसिएशन करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको मालूम है ना, Cp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब भाई कंसंट्रेशन ज्यादा लोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो Cp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इन केसेस में इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, मतलब ना तो ये एसोसिएट करते हैं ना डिसोसिएट करते हैं डिसॉल्व होने के बाद। तो जितने पार्टिकल पहले थे उतने ही पार्टिकल रहेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, आप हिंदी में लिख लेना इस बात को आप हिंदी में लिखना, क्योंकि ये टॉपिक समझने वाला है। इससे कुछ नहीं पूछी जाएगी, थ्योरी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जितने पार्टिकल पहले थे, जितने पार्टिकल पहले प्रेजेंट थे, जितने पार्टिकल पहले थे उतने ही बाद में थे, उतने ही बाद में थे। इसका क्या मतलब है जरा बताओ। जितने पार्टिकल पहले थे उतने ही बाद में थे, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हुए। भाई ग्लूकोज टूटता थ्रू है, अरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसोशिएट थ्रू होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसोशिएट थ्रू होता है। ग्लूकोज डिसोशिएट नहीं होता है, ग्लूकोज एसोसिएट नहीं होता है, यूरिया एसोसिएट डिसोशिएट नहीं होता है, शुगर एसोसिएट डिसोशिएट नहीं होती है, नेफ्थलीन एसोसिएट डिसोशिएट नहीं होती है। तो जिन केसेस में एसोसिएशन नहीं होता, जिन केसेस में डिसोसिएशन नहीं होता, उनके अंदर जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर आएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पर। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर चेंज नहीं हुए तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है समझ रहे हैं। आप मेरी बात ऐसे समझो, आप मेरी बात ऐसे समझो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका मेन मकसद क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन मकसद क्या है? टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने में यूज की जाती है वो प्रॉपर्टी, उसको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। सॉल्यूट का जो मोलर मास होता है उसे एमबी से लिखते हैं। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सॉल्यूट का मोलर मास को किससे लिखते हैं? एमबी से। जो भी चीज मैं सॉल्वेंट के बारे में बताता हूँ वो ए से बताता हूँ, जो भी चीज मैं सॉल्यूट के बारे में बताता हूँ वो बी से बताता हूँ। अच्छा एक चीज समझो ना, अगर मैं 2 मोल ग्लूकोज का मिला दूं, मानो पानी में अगर मैं 2 मोल ग्लूकोज के मिला दूं और पानी में जाने के बावजूद भी वो 2 ही मोल रहेंगे, तो जितने मैंने मिलाए थे उतने ही मिलाने के बाद भी हैं, तो पार्टिकल में चेंज कहाँ आया? और अगर पार्टिकल में चेंज नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल आती है और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात को, है ना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड में कोई अंतर नहीं आएगा। क्या इस बात को आप लोगों ने समझा है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जितने पार्टिकल पहले थे
उतने ही पार्टिकल बाद में रहते हैं। ऐसे केसेस को बोला जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसको समझ में नहीं आया, ये वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है बेटा, ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट है जो डिसोशिएट और एसोसिएट नहीं होते। ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट हैं जो डिसोशिएट और एसोसिएट नहीं होते। कैसे सॉल्यूट है मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्गेनिक सॉल्यूट है जो एसोसिएट और डिसोशिएट नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्यूट है जो एसोसिएट और डिसोशिएट नहीं होते। समझ गए नहीं समझे? तो दो तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है जिसे हम किसमें मेजर करते हैं? लैब में, जिसे हम लैब में मेजर करते हैं। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है जिसे हम लैब में मेजर करते हैं, और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल जो अपने फॉर्मूले से निकाली है। फॉर्मूला नहीं निकाला था, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू एम, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू एम। वो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व के बराबर आती है। तो ये चीज आप पहले लिख लो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो केसेस हैं जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होते। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल के केस को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को नॉर्मल भी बोला जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व को एबनॉर्मल भी बोला जाता है, इसे एक्सपेरिमेंटल भी बोला जाता है। नोट करो जल्दी से, इतनी बात पहले नोट कर लो। समझ में आया? पहली बात कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरी, अभी तक जो हम पढ़ते आए वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केसेस हैं। अभी तक आपने जो पुराना चैप्टर पढ़ा है उसमें अभी तक आपने वेंट ऑफ फैक्टर कंसीडर किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि जितने पार्टिकल पहले प्रेजेंट थे उतने ही पार्टिकल बाद में प्रेजेंट थे, जितने पार्टिकल पहले प्रेजेंट थे उतने ही पार्टिकल बाद में प्रेजेंट थे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। अगर मेरे सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोशिएट करता है, अगर मेरा सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोशिएट करता है, अगर सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोशिएट करता है, इफ सॉल्यूट, मैं लिख रहा हूं फिर मैं एक लैंग्वेज लिखूंगा जो आपको लिखनी है। इफ सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोशिएशन, इफ सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोशिएशन, अगर सॉल्यूट एसोसिएशन और डिसोशिएशन करता है तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड है या जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर नहीं आएगी, या तो ज्यादा आएगी या कम आएगी। ये तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल पे। If solute undergo association or dissociation, in this case, the colligative property observed is not equal to the colligative property theoretical. Colligative property observed colligative property theoretical के बराबर नहीं आएगी, या तो उससे ज्यादा आएगी या उससे कम आएगी। बोलो। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है ना, अगर मैं 1 मोल NaCl ले लूं और इसे वाटर में डिसॉल्व कर दूं, डिसॉल्व कर दिया, आपने जो इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट की, आपने जो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट की, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, आपने इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट की वो क्या मानती थी? 1 मोल मानती थी। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये डिसोशिएट होता है और ये हमें देता है 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस। तो ये बताओ सॉल्यूशन में जाने के बाद इसमें कितने मोल हो गए? 2 मोल। आपने जो रिजल्ट निकाला वो निकाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल 1 मोल मानकर, बट जब इसे आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसके कितने मोल हो गए? वहां पे जाके ये डिसोशिएट कर गया, और जब ये डिसोशिएट कर गया तो उस केस में कितने मोल हो गए पार्टिकल? कितने मोल पार्टिकल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? तो अब हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आएगी डिसोशिएशन के केस में वो ऑलवेज ज्यादा आती है एज कंपेयर टू, बोलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड। आप समझ रहे हो ना ऐसा क्यों है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड ऑलवेज ग्रेटर आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से। किस केस में? डिसोशिएशन में। ऐसा क्यों? डिसोशिएशन में क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल से ज्यादा आती है? क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल से ज्यादा आती है? क्योंकि डिसोशिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं
और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। भाई आप ये समझो ना, मैंने ये कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अगर किसी केस में डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर नहीं आ सकती, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज क्यों हो जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए। अब आपने जब डिसोसिएशन किया, जब आपने डिसोसिएशन किया तो डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाते हैं। भाई कोई चीज टूटती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ेंगे तो जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से ज्यादा होगी। भाई आपने 1 मोल मान के निकाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट सॉल्यूशन में जाने के बाद इसका 1 मोल नहीं है ना, सॉल्यूशन में जाने के बाद इसका 1 मोल कहां है? सॉल्यूशन में जाने के बाद इसके कितने मोल है? 2 मोल है। तो 2 मोल जो आएगा तो उस केस में जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो ऑब्जर्व्ड आएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से ज्यादा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से ज्यादा है। तो डिसोसिएशन जिस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, उस केस में मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन मकसद ही क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन मकसद है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो मोलर मास भी चेंज होगा। तो अगर ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि अगर या तो सॉल्यूट एसोसिएशन करता है या डिसोसिएशन करता है तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्योरेटिकल के बराबर नहीं आएगी। तो उस केस में एक फैक्टर यूज किया जाता है जो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को एलिमिनेट कर सके, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको एलिमिनेट किया जा सके। मतलब इस फैक्टर को लगाने से, आई को लगाने से ये मालूम चलता है वो कितना डिसोशिएट हुआ है। अगर आपने आई लगा दिया तो वो ये बताता है कि अगर आपने 1 मोल NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो उसने कितना डिसोसिएशन किया। मतलब आई लगाने से यू कंसीडर द डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आपने आई को लगा दिया तो आई की वजह से आप डिसोसिएशन और एसोसिएशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड के बराबर लेकर आने के लिए, मतलब उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कंसीडर करने के लिए आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो फैक्टर आई है, आई तो वेक्टर फैक्टर है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड के बराबर नहीं है, तो किस फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये इसके बराबर आ जाए? तो उस जिस फैक्टर से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल के बराबर लेकर आने के लिए, उसी फैक्टर को वेंट ऑफ कहते हैं। और वेंट ऑफ को मल्टीप्लाई करने से यू कंसीडर द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, कितने गुना डिसोशिएट हुआ है, कितने गुना एसोसिएट हुआ है, ये कौन बताता है? वेंट ऑफ फैक्टर। सॉल्यूशन में जाने के बाद NaCl ने कितना डिसोसिएशन किया, कौन बताता है? वेंट ऑफ फैक्टर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो वेंट ऑफ फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी तक हमने क्यों नहीं पढ़ा वेंट ऑफ फैक्टर? अभी तक हमने इसलिए नहीं पढ़ा वेंट ऑफ फैक्टर क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व्ड थी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर आ रही थी। क्योंकि जिन सॉल्यूट को आपने लिया था ना तो वो एसोसिएशन कर रहे थे ना डिसोसिएशन कर रहे थे। जब वो एसोसिएशन नहीं कर रहे, जब डिसोसिएशन नहीं कर रहे, तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल है वो बराबर है। जब दोनों बराबर है तो फिर आई लगाने के मतलब ही क्या बनता है? आई क्यों आया? क्योंकि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड के बराबर नहीं आई तो क्या वजह है, क्यों नहीं आई? उसके पीछे वजह है बिकॉज यू डू नॉट कंसीडर द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो किस फैक्टर को लगाने से एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कंसीडर कर लिया जाता है, उस फैक्टर को ही कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। उसी फैक्टर को कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन मकसद है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। प्लीज नोट दैट। रफ कर दूं? मैं एक लाइन लिख रहा हूं जो मैंने अपने नोट्स में लिखी है, आप उस लाइन को लिख लो। अगर हमारा सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करता है तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर्ड और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल या नॉर्मल वो दोनों कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती।
लिखा है मैंने, पॉइंट लिखा है, नोट करके लिखेंगे, नोट करके पॉइंट लिखेंगे। मेजर्ड, मेजर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम इसे लैब में निकालते हैं। और एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंटल, मेजर्ड और एक्सपेरिमेंटल और एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल colligative property is found to be different, is found to be different from expected, from expected or theoretical, or theoretical or normal, और नॉर्मल। क्यों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मेजर्ड और एक्सपेरिमेंटल और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज फाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी if solute is undergo, if solute undergoes association, if solute undergoes association or dissociation, if solute undergoes association or dissociation, अगर हमारा solute association और dissociation करता है तो उस केस में colligative property observed is found to be different, is found to be different। ये तो बताया मैंने। तो अच्छा, अब आई का फॉर्मूला क्या हो गया? तो अगर मैं किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं थ्योरेटिकल रिजल्ट को, अच्छा उससे पहले मैं एक एसोसिएशन का केस समझाना चाहता हूं। अब कहां यहां जगह है? अच्छा, उसके पहले मैं एक केस समझाना चाहता हूं एसोसिएशन का। मेरे प्यारे बच्चों, एसोसिएशन का केस, एसोसिएशन का मतलब है, एसोसिएशन के केसेस को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप एसिटिक एसिड को, मैं दो केसेस बता रहा हूं, जरा याद रखना। एसिटिक एसिड को अगर डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, तो अगर आपने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया तो दो एसिटिक एसिड मिलकर जुड़कर एक डाइमर बना लेते हैं। डाइमर का मतलब समझते हो? डाइमर की फॉर्मेशन करते हैं, डाइमर बना लेते हैं, डाइमर। एसिटिक एसिड को अगर मैं डिसॉल्व कर दूं बेंजीन में तो वो एसोसिएट होकर डाइमर बना लेते हैं। अभी सिखाऊंगा मैं, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, याद करना पड़ेगा ये केसेस। अगर आपने एसिटिक एसिड को पानी में डाल दिया तो फिर वो डिसोशिएट हो जाएंगे, बट अगर आपने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया तो डाइमर बना लेंगे। डाइमर का मतलब समझाता हूं। जैसे मान लो दो A आपस में कंबाइन होकर A2 बना लें, दो A कंबाइन होकर आपस में A2 बना लें, ये डाइमर बना लिए। दो A थे, A और A ने आपस में जुड़कर A2 बना लिया, ये डाइमर बना लिया। अच्छा, अगर मैं ट्राइमर की बात करूं तो तीन A आपस में कंबाइन होकर A3 बना ले तो ये ट्राइमर है। तीन A आपस में कंबाइन होकर A3 बना ले तो ये ट्राइमर है। अगर सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन है, समझ रहे हैं? थोड़ा सा फोन आ गया किसी का, अर्जेंट था। इफ सॉल्यूट इज अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, सही है, तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर नहीं आएगी, नॉट इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। सही, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल बराबर नहीं आएगी। अगर सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन का केस क्या होता है? जब दो पार्टिकल मिलकर एक बना ले तो उसे डाइमर कहते हैं। दो मिलकर एक बना ले, जैसे ये लिखो, अच्छा ये दो हैं, ये दो पार्टिकल हैं, जुड़कर एक बना लिया, ये डाइमर है। दो है ना, ये जुड़कर एक बना लिया, ये डाइमर है। तीन जुड़कर एक बना ले तो ट्राइमर है। तो एसिटिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है,
एसिटिक एसिड को अगर मैं बेंजीन में डिसॉल्व कर दूं, मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने, एसिटिक एसिड को अगर मैं बेंजीन में डिसॉल्व कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, एसिटिक एसिड को अगर मैं बेंजीन में डिसॉल्व कर दूं तो ये किसका केस है? डाइमर का केस है। पार्टिकल जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब समझाता हूं, कहने का मतलब समझाता हूं। अगर मैंने 100 पार्टिकल लिए एसिटिक एसिड के और उन्हें मैं बेंजीन में डिसॉल्व कर दूं, अगर मैंने 100 पार्टिकल लिए एसिटिक एसिड के और उसे मैं बेंजीन में डिसॉल्व कर दूं, तो बताओ 2 जुड़कर 1 रह जाएगा। कहने का मतलब है कितने रह जाएंगे सॉल्यूशन में जाने के बाद? 50 पार्टिकल रह जाएंगे बेटा, 50 पार्टिकल रह जाएंगे। अगर मैं 100 पार्टिकल ले लूं, 100 मॉलिक्यूल ले लूं एसिटिक एसिड के, तो दो मिलकर 1 बना लेते हैं, तो 100 मिलकर कितने बना लेंगे? 50। अरे भाई 2 मिलकर 1 बना लेते हैं तो 100 मिलकर कितने बना लेंगे? 50। कहने का मतलब है एसोसिएशन हो गया, और अगर एसोसिएशन हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कम हो जाएगी। भाई आपने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 100 मान के निकाली थी, बट असली में पार्टिकल 100 नहीं रहे ना सॉल्यूशन में, उन्होंने आपस में जुड़ के 50 हो गए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व्ड आएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने थ्योरेटिकल कितने मान के निकाली? 100 मान के निकाली। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल आपने कितना मान के निकाली? 100 मान के निकाली। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड जो आ रही है वो कितना मान के आ रही है? 50। क्यों आ रही है? क्योंकि पार्टिकल आपस में जुड़ गए, डायमर बना लिया। डायमर का मतलब है 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के 1 बना लेते हैं। तो 100 पार्टिकल लोगे तो 100 में 2 मिलकर 1 बना लेते हैं, तो 100 मिलकर 50 बना लेंगे, जस्ट आधा हो जाता है। तो 50 पार्टिकल रह जाएंगे अगर आपने 100 पार्टिकल लिए, और अगर आपने एसोसिएशन करा दिया और आपने डायमर फॉर्म कर दिया, तो 100 पार्टिकल किसके लिए? मैंने एसिटिक एसिड के, और उन्होंने डायमर बना लिया, तो कितने रह जाएंगे? 50। और 50 रह जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व्ड है वो कम हो जाएगी। सही है? अब मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूं, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है ना, तो एसोसिएशन के केस में आप देखना बहुत गौर से, एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आती है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आती है एसोसिएशन के केस में, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आती है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम होती है। क्यों कम होती है बताओ? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी। तो जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम आती है। किसके केस में? डिसोसिएशन के केस में। डिसोसिएशन के केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम आती है, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। अच्छा, एक केस तो डिसोसिएशन का कौन सा हो गया? एसोसिएशन का, सॉरी एसोसिएशन, सॉरी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से कम आती है। एक केस हो गया एसोसिएशन का, एसिटिक एसिड को डिसॉल्व कर दो बेंजीन में। एक केस हो गया बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व कर दो बेंजीन में। एक केस हो गया बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। एक केस हो गया बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। ये भी डाइमर का केस है प्यारे बच्चों, ये भी डाइमर है, ये भी डाइमर है, डाइमर। अब यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, एसिटिक एसिड का जो मास होता है, एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो होता है 60 ग्राम पर मोल। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है। बेंजोइक एसिड का जो मोलर मास है C6H5COOH, इसका जो मोलर मास होता है वो 122 ग्राम पर मोल है। एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है वो 60 ग्राम पर मोल है, और बेंजोइक एसिड का जो मोलर मास है वो 122 ग्राम पर मोल है। समझ गए मेरी बात? अगर पार्टिकल चेंज हो रहे हैं कॉलिगेटिव, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो मोलर मास भी चेंज होगा। सुन रहे हैं? ये भी चीज है, इंपॉर्टेंट, नोट करो। तो दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आई से। आई को मल्टीप्लाई करने से, मान लो अगर आपने कोई केस एसोसिएशन का, मान लो यही केस ले लिया आपने, अगर आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, आपने यही केस ले लिया, तो अगर आपको इसमें एसोसिएशन कंसीडर करना है तो आप आई मल्टीप्लाई कर दो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल में अगर आप आई मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड बन जाएगी। कहने का मतलब है आई मल्टीप्लाई करने से मेरे प्यारे बच्चों, आई को मल्टीप्लाई करने से, आई को मल्टीप्लाई करने से यू कंसीडर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन। वही तो बताता है कितना एसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ सॉल्यूशन में जाने के बाद, वो कौन बताता है? आई तो बताता है।
अच्छा, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनके केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसके केस में इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके केसेस में जितना पहले पार्टिकल थे उतनी बाद में थे, तो कोई चेंज ही नहीं आया, इसलिए आई की कोई जरूरत नहीं हुई। आई की जरूरत कहाँ हुई? जहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल में डिफरेंस आया। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल में अगर डिफरेंस आया तो उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसको कहा जाता है वेंट ऑफ फैक्टर। अब अगर आपको समझ में आया हो मेरे प्यारे बच्चों तो मुझे जरूर बताना। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश तो की है थोड़ा सा समझाने की, थोड़ा समझाने की कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है जिसे हम मेजर करते हैं। अब समझो आई का फॉर्मूला क्या होता है। आई का फॉर्मूला होता है पहला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। समझ गए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को अगर आप आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, टूटने और फूटने के बाद जो मोल्स हैं और टूटने और फूटने से पहले जो मोल्स हैं, वो जो टूटने और फूटने के बाद मोल्स है वो ऊपर आते हैं न्यूमरेटर में, टूटने और फूटने से पहले जो मोल्स आते हैं वो नीचे आते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आपको अच्छी तरह मालूम है, दो हो गए फॉर्मूले, आगे जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं इज़ टू लगाकर। आपको अच्छी तरह मालूम है, यहां पॉइंट नोट कर सकते हैं। Colligative property is inversely proportional to the molar mass. Colligative property is inversely proportional to the molar mass. तो अगर colligative property abnormal ऊपर है तो molar mass abnormal नीचे होगा। सही लिखा है ना? अरे भैया, colligative property observed कोई तो abnormal बोलते हैं। Colligative property observed is equal to the colligative property abnormal। तो अगर abnormal colligative property ऊपर है तो मोलर मास एबनॉर्मल नीचे होगा, तो मोलर मास एबनॉर्मल लिख सकते हो, है ना? सही है? अरे भाई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो मास भी चेंज होगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल ऊपर है तो मोलर मास एबनॉर्मल नीचे होगा। समझ गए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल नीचे है तो मोलर मास नॉर्मल ऊपर होगा। नहीं समझे? बोलो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, है ना? तो I बराबर क्या होता है जरा बताओ, यहां लिख रहा हूं मैं। I बराबर होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल लिख लो, मैंने बताया तो रखे इतने नाम, एबनॉर्मल लिख लो, ऑब्जर्व्ड लिख लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को क्या कहते हैं? नॉर्मल। अच्छा, इसके बाद ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के, तो नंबर ऑफ मोल्स टूटने और फूटने के बाद, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय, आपको मालूम है ना एबनॉर्मल कब निकाली जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल कब निकाल दी जाती है? आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स, तो ऊपर ही आएंगे नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, है ना? तीसरा आपको मालूम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मासेस के, तो मोलर मास भी चेंज होगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा m नॉर्मल अपॉन m एबनॉर्मल। अच्छा, आप निकालते कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो? आप जरा बताओ, निकालते कौन से? आप निकालते कौन सी कॉलिगेटिव? आप थ्योरेटिकल दोनों निकालते हो, आप निकालते तो ये हो ना, ये निकालते हो ना आप एबनॉर्मल। आप कौन सा मास निकालते हो? एबनॉर्मल। असली में आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप निकालते क्या हैं? या आप ये कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें आप कैलकुलेट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल कैलकुलेट की जाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कैलकुलेट की जाती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं मेन चीज आज के टर्म का मेन चीज लिख रहा हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एबनॉर्मल होती है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड जो होती है वो होती है I इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल।
अभी भी नहीं समझे, मैं बताना चाहता हूं, मैंने आपको क्या बताया था, इस आई को लगाने का मतलब है यू कंसीडर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होगा तो आई आपने लगा दिया तो एसोसिएशन को कंसीडर करेगा, और अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई लगा देंगे। अब आई की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एसोसिएशन हो रहा है कि, तो अगर आपने किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल बन जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को अगर आपने वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल बन जाएगी। इस आई को लगाने से यू कंसीडर द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, कितना एसोसिएशन हुआ है कितना डिसोसिएशन हुआ है किसने बताया, आई ने तो बताया। जहां दोनों प्रॉपर्टीज में अंतर होता है उन अंतर को एलिमिनेट करने के लिए तो आई लगाया गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल इज इक्वल्स टू आई इनटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझे नहीं समझे? अब यहां पर मैं एक अगले टर्म के लिए बात छोड़ता हूं। डिसोसिएशन के लिए आई बड़ा होता है 1 से, और एसोसिएशन के लिए आई छोटा होता है 1 से। ठीक है, आज के टर्म के लिए इतना ही करना है, इतना ही करना है आज के टर्म के लिए, फिर मुझे बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।